हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कॉलरबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कॉलरबर्ग की थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके यूपीटेट के एग्जाम में 100% इसमें से क्वेश्चन आएगा। सीटेट में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले मैं जीन पियाजे के ऊपर ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ एंड इसके बाद वाइगोट से की। तो चलिए, इन्होंने क्या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अब इसको कुछ ऐसे समझिए कि देखो, एक बात सिंपल सी समझो कि हर व्यक्ति का जो चरित्र का जो लेवल होता है ना, वो हाई लेवल तक पहुँच जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर मोरालिटी होती तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबकी मोरालिटी एकदम हाई लेवल तक हो, है ना। और हर एक की मोरालिटी हर मतलब उसकी एज के हिसाब से डेवलप हो ही जाए। हर इंसान का जो एज होता है ना, वो तो बढ़ जाता है, बट उसका जो चरित्र है वो नहीं बढ़ पाता। ठीक है, मोरालिटी नहीं आ पाती। ये चीज़ डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। और इसी के थ्रू आज हम समझेंगे कि किस स्टेज पर, इसी के ऊपर कॉलरबर्ग ने बात की कि किस स्टेज पर उन्होंने एज बताई है कि किस तरह की मोरालिटी बच्चे के अंदर आ जानी चाहिए या फिर आ जाती है। और उन्होंने साथ में ये भी बताया है, इनकी थ्योरी में हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि कैसे हमारी बच्चों की जो नैतिकता है, मोरलिटी है, वो डेवलप होती है या फिर डेवलप होनी चाहिए। और एक और चीज़, पियाजे के अगेंस्ट ये नहीं गए थे। काफ़ी लोग यही समझते हैं कि इन्होंने पियाजे के अगेंस्ट बोला है। बिल्कुल भी नहीं, पियाजे के अगेंस्ट नहीं गए थे, बल्कि ये उनसे प्रेरित हुए थे। और इन्होंने प्रेरित होकर ही इस वाले सिद्धांत को डेवलप किया था। तो इन ये किस तरह से बच्चों, ये क्या करते थे कि ये ना स्टोरी सुनाते थे और उसके बाद उसके बेस पर क्वेश्चंस पूछते थे कि जो बच्चा, और बच्चे उस स्टोरी का जो आंसर है अपनी मोरलिटी के बेस पर जवाब देते थे। ठीक है, सबका नज़रिया अलग होता है। आपका अपना एक नज़रिया अलग है दुनिया को देखने का, हर किसी का नज़रिया अलग होता है। तो इसी को बोलते हैं मोरलिटी, नैतिकता। तो आज हम लॉरेंस कॉलरबर्ग, ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ये है इनकी सन। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे 1927 से 1987। जीन पियाजे के नैतिक मूल्यों के सिद्धांतों पर ये प्रेरित थे। यहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि इन्होंने उनको इसके अगेंस्ट गए थे। महत्व, मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। नैतिकता, नैतिकता क्या होती है? सही और गलत के मध्य अंतर को स्पष्ट करना। अब देखो, सही और गलत पर अगर बात आई है तो हर किसी के अनुसार सही और गलत अलग अलग होते हैं। हम सही और गलत की कोई डेफिनेशन एक नहीं ले सकते। एक पॉइंट है, ठीक है, एक सिंपल सा कि एक पॉइंट है, इसको लेकर कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। इस पॉइंट को देखने का हर किसी का नज़रिया अलग है। कोई इसको कम गलत बोलेगा, कोई इसी को ज़्यादा गलत बोलेगा, है ना। तो इसीलिए हम सही और गलत को डिफाइन नहीं कर सकते। सही और गलत को, अच्छे बुरे को डिफाइन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये हर किसी के अनुसार अलग अलग इसकी डेफिनेशंस होती हैं। कोई काम किसी के लिए गलत है। अब कोई फॉर एग्जांपल कोई स्मोकिंग करता है, जो स्मोकिंग कर रहा है उसके लिए वो गलत नहीं है, बट जो नहीं करता उसके लिए वही काम गलत है। स्मोकिंग करना किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए सही और किसी के लिए गलत है। तो हर चीज़ को देखने का अपना एक नज़रिया होता है। तो सही और गलत के मध्य अंतर को स्पष्ट करना ही नैतिकता कहा जाता है। बट ये हर किसी के अंदर अलग अलग तरीके से पाई जाती है। इसी के ऊपर बात करते हैं, सिद्धांत की उत्पत्ति एवं कार्यप्रणाली। तो इसको 1969 में प्रोनाउंस किया गया था, है ना। इसका संशोधन किया गया था, 2 बार इसमें संशोधन किया गया, 1981 में एंड 1984 में। यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है। नैतिकता जन्मजात नहीं बल्कि समाज द्वारा विकसित होती है। जो नैतिकता होती है बच्चे में जन्म के साथ नहीं आती, ये सामाजिक होती है। समाज में रहकर ही विकसित होती है। आपने देखा होगा कि बच्चे बोलते हैं या पेरेंट्स बोलते हैं कि बाहर निकलो, बाहर जाकर दुनिया देखो, दुनिया की समझ तभी आएगी। और आपने ये भी नोटिस करा होगा अपने आसपास के लोगों को कि कुछ लोग आपके साथ रहते हैं, लेकिन अगर वही लोग बाहर निकल जाते हैं, कहीं दूसरे शहर में चले जाते हैं, काफ़ी साल हो जाते हैं वह रहते रहते, तो उनके अंदर कितना मतलब चेंज आ जाता है। ठीक है, उनके अंदर एक अलग ही डेवलप हो जाती हैं चीज़ें, उनकी एक अलग ही समझ हो जाती है। माहौल के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से लोगों के अंदर समझ पैदा होती है। तो ये समाज में रहकर, समाज द्वारा विकसित की जाती है। इसके बाद नैतिकता छात्रों के भावनात्मक रूप का अंग होती है। परीक्षण का माध्यम, कथाओं और कहानियों के माध्यम से प्रश्न करना। तो कॉलरबर्ग क्या करते थे, ये स्टोरी सुनाते थे, उसके बेस पर क्वेश्चंस पूछते थे और बच्चे उसी के बेस पर मतलब जवाब देते थे। जिस बच्चे की जैसी सोच है, जैसी मोरलिटी है, उसके बेसिस पर ही ये फिर डिसाइड करते थे कि किस बच्चे का क्या स्तर है। इन्होंने इस तरह से इसकी खोज की थी। अब इनके एक्सपेरिमेंट क्या थे, एक स्टोरी के थ्रू हम समझते हैं, सिंपल सी स्टोरी। फिर इसके बाद हम इसके जो लेवल्स हैं, इसके स्टेजेस हैं, वो हम पढ़ेंगे। एक और चीज़, अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, तो मैं आपको ये पीडीएफ एकदम ये फ्री में आपको मिल जाएगी। आपके पास नोट्स रहेंगे और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप किसी क्वेश्चन पर कहीं अटकते हैं और आकर आपके पास ये रिवीजन करने के लिए पीडीएफ होगी, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगी, तो आप वहाँ से नंबर लेकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।
तो इसकी आज हम हिंज की कहानी से समझेंगे। यूरोप की एक महिला मौत और जिंदगी के बीच लड़ रही थी। हस्बैंड हिंज है, ठीक है, हिंज की पत्नी थी वो। एक विशेष रेडियम जिसकी खोज एक फार्मिस्ट ने की थी, एक दवाई थी कि ऐसी दवाई थी कि इसको लेने से ही उस महिला की जिंदगी बच सकती थी। ठीक है, दवाई का मूल्य बहुत अधिक था, लागत से 10 गुना अधिक था, और हिंज के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस दवाई को खरीद सके। इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्शन, संघर्ष और क्रिया। ठीक है, हिंज ने पैसे बाद में देने या कम करने के लिए उसने बोला कि भाई थोड़े पैसे कम कर लो या फिर मेरी बीवी की ज़िंदगी बच जाएगी, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा, ये दवाई तुम मुझे दे दो। फार्मिस्ट ने मना कर दिया, बिल्कुल क्लियरली मना कर दिया उसने कि नहीं नहीं, ये तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैंने खोज अधिक दिन कमाने के लिए किया, मतलब उसने इस दवाई की खोज ही इतने साल अपने लगाए, इतने एफर्ट्स डाले, इसीलिए करी थी ताकि वो इससे पैसे कमा सके। तो हिंज ने क्या किया, हिंज ने गुस्से में दुकान में तोड़फोड़ करके दवाई चुरा ली, है ना, ये उन्होंने दवाई चुरा ली। अब इसके बेसिस पे कॉलरबर्ग ने इस कथा के आधार पर अपने प्रश्नों का निर्माण किया। अब यहाँ पर आप ये देखो कि जो हिंज था ना, अब आप अपने अपने अकॉर्डिंग बताओ, अपने अपने अकॉर्डिंग सोचो कि उसने सही किया या फिर जो फार्मिस्ट था दवाई देने वाला, क्या उसने सही किया। अब यहाँ पर सबके अलग अलग रिप्लाई आएंगे। आपके माइंड में आएगा कि अरे अगर वो फ्री में दवाई दे देता तो उसकी बीवी की जान बच जाती, क्या हो जाता उसका, पैसे तो वो और भी 10 लोगों से कमा लेता है ना, अगर एक इंसान को फ्री में दवाई दे देगा तो, है ना, और कोई उसके नज़रिए से देखेगा। तो सबका अपना अपना नज़रिया अलग होगा, लेकिन आप अपने अपने ऊपर रखकर सोचो कि आप अगर कैपेबल हो किसी की जान बचाने के लिए, आप इतने कैपेबल तो होंगे कि आप हॉस्पिटल्स में अगर जाओ देखो तो कितने लोग बीमार होते हैं कि आपके पास 10,000 रुपये हैं, लेकिन कुछ लोग, तो क्या आप उनकी मदद करते? आप अपने ऊपर रख के देखो। मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रही, मैं बस यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ मोरालिटी के बारे में कि हर किसी का अपना सोचने का तरीका होता है। कोई हिंज को सही बोलेगा, कोई फार्मिस्ट को सही बोलेगा, सबका अपना अपना नज़रिया ही होता है ना देखने का। तो यही चीज़। तो अब यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट मुख्य चीज़ों को पढ़ते हैं। मोरल डिलेमा, इसमें क्या होता है, नैतिक दुविधा, मतलब कि दो चीज़ों के बीच में हम डिसाइड नहीं कर पाते कौन सी चीज़ को हम चूज़ करें, सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में आने वाली दुविधा या समस्या को। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम मोरल डिलेमा। हिंज हिंज के केस में अगर देखें तो अगर हिंज चोरी नहीं करेगा तो पत्नी मर जाएगी, ठीक है, अगर चोरी की तो उसको पुलिस पकड़कर जेल में डाल देगी। दो तरह की सिचुएशन में वो फंस गया, ठीक है, दोनों चीज़ों में वो सोच रहा है, विचार कर रहा है कि दुविधा ही दुविधा है कि इस रास्ते को चूज़ करे तो इसको चूज़ करे। अगर हिंज चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी, और चोरी की तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो जो दो चीज़ों के बीच जब हम सोचते दुविधा में फंस जाते हैं कि हम कौन सी चीज़ पर एक्शन लें, है ना, इधर जाएं या इधर जाएं, बोलते हैं ना एक तरफ है खाई तो दूसरी तरफ है कुआं, हम किधर जाएं, तो नैतिक दुविधा, इसी को बोलते हैं हम मोरल डिलेमा। इसमें से आपका क्वेश्चन 100% आपका आएगा, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। मोरल डिलेमा, मेन मेन पॉइंट्स को आप जरूर याद रखिएगा। सेकंड होता है मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग नैतिक तर्कणा, मतलब कि दो विचारों के मध्य सही और गलत का चयन करने की चिंतन प्रक्रिया। जो प्रोसेस होता है ना, हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है, जब हम सोच रहे होते हैं, वो क्रिया जो चल रही होती है, चिंतन जब हम कर रहे होते हैं, दो चीज़ों में से हम किस चीज़ को चूज़ करें, सही और गलत कौन सी है, इसका जब हम निर्णय ले रहे होते हैं, वो पूरा प्रोसेस जो हमारे माइंड में चल रहा होता है, वो जो आइडियाज़ हमारे माइंड में आ रहे होते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम मोरल रीजनिंग, यानी कि नैतिक तर्कणा। तो हेंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी करने का फैसला किया, एंड एट द एंड हम एक चीज़ को हम डिसाइड कर लेते हैं। उसने क्या किया, चोरी करने का फैसला किया कि चोरी कर लेगा, उसकी एटलीस्ट उसकी वाइफ की जान तो बच जाएगी ना, चोरी अगर दवाई दे देगा तो उसको। तो यही होता है आपका मोरल रीजनिंग। अब इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास की संरचना। इसके 3 लेवल होते हैं, इसके लेवल 3 होते हैं, लेकिन इसकी स्टेजेस 6 होती हैं। हर एक लेवल के अंदर 2 स्टेजेस होती हैं, ठीक है, तो इस तरह से इसके 6 स्टेजेस हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में चरण पूछे जाए तो आपको 6 टिक करना है, अगर आपसे अवस्थाएं पूछी जाए तो आपको 3 टिक करना है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। सीटेट में तो ये क्वेश्चन आया था, सीटेट में ये क्वेश्चन आया था, और इसमें क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं 3 और 6 में। तो अवस्थाएं 3 हैं, चरण 6 हैं, हर एक अवस्था के अंदर 2 चरण आते हैं। तो अब हम इनको आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया, ईच लेवल हैज़ 2 स्टेजेस। कॉलरबर्ग इन चरणों को सार्वभौमिक मानते थे, आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। एंड सबसे पहला जो आपका लेवल है वो है प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व रूढ़िगत नैतिक अवस्था, जो कि आपकी 4 से 10 वर्ष तक मानी जाती है। इन्होंने 0 से और 4 वर्ष तक, यानी कि जन्म से 4 वर्ष तक की अवस्था पर बात नहीं की। इसका रीज़न ये कि इनका मानना था कि इस स्टेज पर बच्चों को पता ही नहीं होता सही गलत क्या होता है, इसलिए इन्होंने बात नहीं की। बच्चे जो करते हैं वो ठीक है, सब ठीक है, जन्म से 4 वर्ष की अवस्था तक। 4 वर्ष के बाद जो मॉरलिटी है वो डेवलप होना शुरू होती है बच्चों के अंदर। तो आज हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहली है आपकी प्री कन्वेंशनल स्टेज। नैतिक विकास ना के बराबर होता है, बच्चों का इसके अंदर सही और गलत के मध्य अंतर समझने में असमर्थ होते हैं।
दंड का भय और पुरस्कार की लालसा होती है। उन्हें दंड, अगर कोई गलती कर देंगे, बच्चों के अंदर ये वाला डर रहता है कि अगर हमने कोई गलती कर दी तो हमारी डांट लग जाएगी। स्कूल में अगर हम होमवर्क नहीं करके ले गए तो मैडम डांट लगा देगी, मैडम ने पिटाई लगा दी कि बोल दिया अगर तुम होमवर्क नहीं करके लाए तो कल पिटाई होगी। तो बच्चे पिटाई लगने के डर से होमवर्क को कर लेते हैं, तो ये वाला बच्चों के अंदर डर रहता है। ठीक है। और पुरस्कार की लालसा रहती है कि जो बच्चा क्लास में फर्स्ट आएगा, जो अच्छे से पढ़ेगा, तो उसको हम एक प्राइज़ देंगे। तो बच्चे प्राइज़ पाने की वजह से बहुत अच्छे से पढ़ाई करते, मेहनत करते कि हम पढ़ेंगे, हम फर्स्ट आएंगे तो हमें प्राइज़ मिलेगा। तो ये इस तरह की जो भावना होती है बच्चों में विकसित होती है 4 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की अवस्था में, जिसको प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंदर आता है। अब इसके है ना सब स्टेजेस क्या है इसके अंदर। तो पहला आपका आता है इसके अंदर पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दंड और आज्ञा पालन। ठीक है। दंड से बचना ही सही लगता है बच्चों को। दूसरा आता है गलत कार्य करने पे बड़ों से दंड मिलता है, इसलिए उससे बच्चे बचते हैं कि हमें डांट ना पड़ जाए, इसलिए बच्चे ऐसे ऐसे काम करते हैं कि वो हमेशा उससे बचने के तरीके, नए तरीके ढूंढते रहते हैं। सेकंड होता है सेल्फ एप्टीट्यूड रिवॉर्ड एप्टीट्यूड, आत्म अभिरुचि और प्रतिफल अभिमुखता। ठीक है। बच्चों के अंदर ये भावना पैदा हो जाती है, एक तो टिट फॉर टैट वाली कि जैसे को तैसा वाली आत्म अभिरुचि, और दूसरी ये हो जाती है मतलब अपने अनुसार ही उनको काम करना है, लेकिन किस चीज़ को ध्यान में रख करके, सेल्फ एप्टीट्यूड को और रिवॉर्ड को, है ना, वो पुरस्कार को ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी पर दे देते हैं कि हमने ये चीज़ चाहिए, इसके लिए हमें ये काम करना है। इसमें पर्सनल इंटरेस्ट एक्सचेंज, रुचि के अनुसार कार्य करते हैं बच्चे, अपने इंटरेस्ट के अनुसार कार्य करते हैं। जो काम करना अच्छा लग रहा है वो करेंगे, जो काम करना अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल नहीं करेंगे। अपनी रुचि के अनुसार कार्य करना, काम करने से क्या फल मिलेगा ये बच्चे सोचने लग जाते हैं कि अगर मैंने ये काम कर लिया तो मुझे क्या मिल जाएगा। हमेशा उनको कुछ ना कुछ प्राइज़ या कुछ ना कुछ पाने की लालसा रहती है इस स्टेज के अंदर। तो ये आपको पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं। सेकंड है आपको लेवल 2 कन्वेंशनल स्टेज, रूढ़िगत नैतिक अवस्था, जो कि आपकी 10 वर्ष, सेकंड होती है आपकी 10 वर्ष से 13 वर्ष तक की अवस्था, जो होती है आपकी रूढ़िगत नैतिकता अवस्था। इसका जो गोल होता है वो समाज से सम्मान प्राप्त करना। इस स्टेज में बच्चे क्या करते हैं, अब मेच्योर होने शुरू कर देते हैं, मतलब उन्हें समाज से सम्मान पाने की लालसा पैदा हो जाती है कि हम कोई भी काम करें तो हमें उसको करने के बदले सम्मान मिलेगा, इसलिए वो करेंगे, मतलब लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे, है ना। उनको एक हीरो वर्शिप वाली जो क्वालिटी होती है बच्चों के अंदर वो भी आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि अपने आसपास के बच्चे आपके सामने कुछ इस तरह की एक्टिविटी करते हैं जानबूझकर कि आप उनकी तारीफ करो, है ना, अच्छे अच्छे काम आपको करके दिखाएंगे, जिससे कि क्या पाने की वजह से सम्मान और तारीफ पाने की लालसा से वो उन कामों को करते हैं। दूसरा है आपका छात्र अधिक सामाजिक होते हैं, सोशलाइजेशन, स्टूडेंट बिकम मोर सोशल एंड दूसरे व्यक्तियों के नैतिक मानकों को अपने अंदर समाहित करते हैं। यानी कि बच्चा जैसा देखता है ना, जिसका जैसा बिहेवियर देखता है, दूसरों को जैसा करते हुए देखता है, वो वही चीज़ अपने अंदर डालता है, अडप्ट करता है। तभी तो बोला जाता है कि बच्चों के सामने हमेशा सही बिहेव करा करो, बच्चों के सामने कभी गलत भाषा का इस्तेमाल मत करा करो, क्योंकि ये इसका जो एज है ये ऐसा ग्रोइंग एज है कि इस स्टेज पर बच्चा जो देख रहा है ना उसी को कॉपी कर रहा है, उसको वही चीज़ सही लग रही है कि जो ये कर रहा है तो ये सही है, तो मैं भी इसी चीज़ को करूँगा। हीरो वर्शिप वाली भावना आ जाती है। आपने देखा होगा बच्चों के रोल मॉडल होते हैं, है ना। आपने पूछना किसी बच्चे से कि आप किसके फ़ैन हैं, कोई बॉलीवुड में बताएगा कि मैं इसका फ़ैन हूँ, मैं उसका फ़ैन हूँ, तो वो उसी की तरह एक्ट करेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर आ जाती हैं। अब इसकी सब स्टेजेस कौन कौन सी है, गुड बॉय गुड गर्ल, अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की आशा बच्चों के अंदर आ जाती है कि हम ऐसे काम करें कि हमें मतलब अप्रिशिएट किया जाए कि ये तो अच्छा लड़का है, या फिर अच्छी लड़की है उनकी तारीफ की जाए। गुड गर्ल गुड बॉय वाली भावना बच्चों के अंदर आ जाती है। अच्छा बनने की होड़, दूसरों से सम्मान की आशा बच्चों के अंदर आ जाती है। वो इस तरह की हरकतें करते हैं कि हमें तारीफ मिले। या फिर आप देखना कि आप बच्चों को अगर पढ़ाते हैं, या फिर स्कूल में देखा होगा बच्चे जब होते हैं एक साथ, या फिर आप खुद भी स्टूडेंट थे, तो बच्चों में एक होड़ सी होती है, कॉम्पिटिशन सा होता है कि मैं इससे आगे निकलूँ, मैं इससे आगे निकलूँ, टीचर मुझे कॉपी में गुड देंगे, है ना, कि मेरे ज़्यादा नंबर आएंगे, मैं पढ़ता हूँ। राइटिंग अच्छी अच्छी लिखना शुरू कर देते हैं स्कूल में जब बच्चे होते हैं कि हम अगर अच्छी राइटिंग लिखेंगे, जैसे एक बच्चा है वो राइटिंग अच्छी लिख रहा है तो दूसरा वाला देखेगा अरे टीचर इसको तो गुड देती है, मैं वेरी गुड लेके रहूँगा, तो वो और अच्छी राइटिंग लिखने की कोशिश करता है ताकि मुझे और अच्छी मतलब टीचर से अप्रिशिएशन मिले, मुझे वेरी गुड मिल जाए कॉपी में। तो बच्चे को एक दूसरे से होड़ रहती है अच्छा बनने की, दूसरों से सम्मान की आशा बच्चे प्राप्त करते हैं। कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन होते हैं। बच्चे कानून और लॉ को समझने लगते हैं, क्या सही है क्या गलत है, फोकस करते हैं रूल्स एंड ड्यूटीज़ पर कि कौन सी जो ड्यूटीज़ है, कौन से जो रूल हैं वो एकदम सही हैं और कौन से नहीं है, और हम किनको तोड़ सकते हैं किनको नहीं तोड़ सकते। इन चीज़ों को समझने की जो समझ है उनके अंदर विकसित होने लग जाती है। नियमों एवं नीतियों का पालन, नियमों को सत्य मानना और अवहेलना ना करना। इस स्टेज पर बच्चा क्या करता है कि आपने उसको जो रूल बता दिया उसने उसको सच मान लिया और उसका वो
ये समझता है कि हमें इसको तोड़ना नहीं है, हमने जस्ट इसको फॉलो करना है। जैसे कि ट्रैफिक लाइट, आपने रास्ते में कहीं जाना है, ट्रैफिक लाइट पर आप, बच्चा छोटा होता है उसको नहीं पता कि यहाँ पर अगर ट्रैफिक लाइट है तो हमने, रेड अगर लाइट है तो हमने रुकना है। छोटे बच्चों को नहीं होती इतनी समझ में, निकल जाता है। फिर एक स्टेज पर इस पर आके जब बच्चा 10 वर्ष से बड़ा हो जाता है, आपने बोल दिया कि बेटा ट्रैफिक लाइट है, ये रेड यहाँ पे सिग्नल है तो आपको स्टॉप होना है, रुकना है, तो बच्चा क्या करता है, उस रूल को तोड़ता नहीं है, फॉलो करता है, मानता है कि हाँ ये हमारी ड्यूटी है, सरकार ने बनाई है, ये नियम है तो हमने इसको फॉलो करना है, बिना कुछ सोचे समझे। आपने जैसे उसको बोल दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया, बच्चा उसको फॉलो कर रहा है ना, नियमों को सत्य मान लेता है और उसकी अवहेलना नहीं करता, उसको जस्ट वो फॉलो करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आपका 3 स्टेज है इसका, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, उत्तर रूढ़िगत नैतिक अवस्था, जो आपकी होती है 13 वर्ष से ऊपर के बच्चों की होती है। इसके अंदर यह नैतिकता की एक विकसित और परिपक्व अवस्था होती है। इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा बिल्कुल मैच्योर होने लगता है। हाई लेवल, इसमें एकदम हाई स्टेज ऑफ मॉरलिटी इसको कहा जाता है। इसके अंदर बच्चे की जो मॉरलिटी एकदम हाई स्टेज पर होती है। वो बात अलग, अगर आप रियलिटी देखेंगे तो आप 13 साल से ऊपर के बच्चों को देखेंगे तो इतनी ज़्यादा उनके अंदर मोरलिटी नहीं आती। क्यों नहीं आ पाती है? कुछ बच्चों के अंदर आ जाती है, लेकिन कुछ बच्चों के अंदर नहीं आती। वही चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि उम्र तो बढ़ती है, पर ज़रूरी नहीं है कि उम्र बढ़ने के साथ हर एक इंसान के अंदर मोरलिटी का स्तर भी बढ़ जाए। वो इसीलिए मैंने बोला था कि हर एक बच्चे के अंदर नहीं आ पाती है ना। और उसका रीज़न ये होता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, बच्चा कैसे एनवायरनमेंट में रहता है, कैसी चीज़ों को बच्चा फोकस करता है, ऑब्जर्व करता है, देखता है, एडप्ट करता है, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसकी मोरलिटी के लिए। ये सारे फैक्टर बहुत ज़रूरी होते हैं। अब हम इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको समाज के प्रति उत्तरदायित्वों को बच्चा मतलब अच्छे से समझने लगता है। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है सोसाइटी के लिए, वो उनको समझने लगता है। विवेक और आत्मचिंतन करने लगता है। वो डीप थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग उसकी वो करने लगता है, चीज़ों को अच्छे से समझने लगता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन बच्चे का होने लगता है इसके अंदर। अब इसमें हम पढ़ेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते की अवस्था होती है ये। नियम, समाज के नीति नियमों को अपनाना, समाज में, सोसाइटी में जो रूल्स हैं उनको एक्सेप्ट करना, है ना, अडॉप्ट करना। नेक्स्ट, सामाजिक कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व, फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी सोशल कार्य बनते हैं और बच्चों को लगता है कि हाँ मेरी जिम्मेदारी है, ये समाज के प्रति मुझे करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, ये वाली समझ उसके अंदर विकसित होने लगती है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था। नेक्स्ट है आपका विवेक और आत्मचिंतन से निर्णय करना। बच्चा विवेक और आत्मचिंतन से निर्णय करता है। वो ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल देता, बहुत सोच समझ कर आत्मचिंतन करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लेता है। बहुत ही जल्दी कुछ भी ऐसे उल्टा पुल्टा बच्चा नहीं बोलता। शाश्वत सत्य को प्रत्येक परिस्थितियों जो अनुकूल होती हैं। थ्योरी, कैरेक्टरिस्टिक, सिद्धांत की विशेषता, यूनिवर्सल, द 6 स्टेजेस आर यूनिवर्सल ट्रुथ, ये उन्होंने कहा था पियाजे ने। नैतिक मूल्यों का विकास समाज की सहायता से होता है। नैतिक मूल्यों का विकास समाज की सहायता से होता है, जो कि 6 चरणों में विभाजित है। सही और गलत का अंतर नैतिकता के आधार पर होता है। एंड कथाओं को माध्यम बनाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। और उन्होंने जो कॉलरबर्ग है उन्होंने क्या किया था, कथाओं को माध्यम बनाकर प्रश्न पूछे गए थे। तो ओवरऑल आपने इसमें 3 स्टेजेस पढ़ी, जिसकी सब स्टेजेस आपकी 6 थी। तो आपको शुरू से इसको याद रखना है। पहला है आपका, यहाँ से हम देखते हैं 3 लेवल थे इसके, प्री कन्वेंशनल स्टेज, फिर इसके 2 थे पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ठीक है, ये था सेकंड था सेल्फ एप्टीट्यूड, दूसरा था कन्वेंशनल स्टेज और तीसरा था आपका पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इन तीनों को आप चाहो तो नोट्स बना लेना। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आपके लिए इजी हो जाएगा। एंड यस, इसमें एक लास्ट था कि आलोचना, इनकी जो कॉलरबर्ग की जो थ्योरी थी ना, इसकी आलोचना की थी कैरल ग्लीगर ने। उन्होंने क्यों आलोचना की थी? महिलाओं की नैतिक आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा गया था। उनका कहना था कि इन्होंने महिलाओं की जो नैतिक आवश्यकताएं होती हैं उनका ध्यान नहीं रखा इस थ्योरी के अंदर इसको, क्योंकि जो पुरुष और महिलाएं होते हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, उनकी जो सामाजिक ज़रूरतें होती हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो दोनों की अलग अलग होती हैं। तो कॉलरबर्ग को महिलाओं के प्रति भी ध्यान रखना चाहिए था जब इन्होंने ये सिद्धांत बनाया था, उनका ऐसा मानना था। सीटेट में इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है एंड आपके यूपी टेट में भी इससे पहला क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि कॉलरबर्ग की थ्योरी की आलोचना किसने की थी? तो ऑप्शंस में 4 आपके ऑप्शंस होते हैं, जिसमें एक नाम कैरल गिलीगन है, तो आपने इनके ये नाम पर टिक करना है। ये क्वेश्चन आपका बनता है, तो आपको ये भी अच्छे से आपको याद रखना है। और इसके अलावा थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।